नमस्कार। दिवाली के बाद सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों ने सुबह-सुबह समय निकाला। मैं सुनील कुमार सिंह आईबी पटेल मनपा माध्यमिक शाला से आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा में जो चैप्टर मुझे मिला है उसका आर्थिक नियोजन चैप्टर का नाम है। तो सारे बच्चों को ज्ञात होगा कि नियोजन क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है, जैसे जिस काम को हमें कुछ करना है उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, उसका प्री प्लान रेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस का नियोजन आपके लिए किया गया था। सारे बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई करते थे। किसी को लगा नहीं था कि हम लोग इस तरह से क्लास पढ़ेंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई ऑनलाइन ज़ूम ऐप के द्वारा पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर भी इसका कोई पहले से नियोजन नहीं था। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका हमें पहले से नियोजन करके रखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हमें तुरंत नियोजन करना पड़ता है। तो इस पढ़ाई का जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई जून से कर रहे हो, देखो जुलाई अगस्त से इसका नियोजन जो है ऑन द स्पॉट किया गया ताकि सारे बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। उसी प्रकार ये जो चैप्टर है इसका नाम है आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक का मतलब क्या होता है कि हमारी मंथली इनकम इनकम के बारे में नियोजन हमें कैसे करना है। जो हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हैं, पापा है, मम्मी है, जो उनकी मंथली इनकम होती है, जो मंथली काम करके पैसा कमाते हैं, उसकी उसको खर्च करने की प्लानिंग होती है। अगर जो इनकम हमारे पास आ रहा है, उसका नियोजन हमारा परफेक्ट रहेगा, तो हमारा जो घर का खर्चा होता है, वो क्या रहेगा? परफेक्ट चलेगा। अगर हमारे घर की इनकम सपोज़ 10,000 है या 15,000 है और हमारा अगर नियोजन अगर नहीं है, तो हम लोग उसका जो खर्च करेंगे, पर्टिकुलर प्लानिंग के रूप में नहीं कर सकते। अगर हमने पहले से नियोजन करके रखा है कि अगर हमारी मंथली इनकम 10,000 या 15,000 रुपीज़ है, उसको हमें कैसे खर्च करना है, तो हमारा महीने भर का खर्चा आराम से चलता रहेगा। लेकिन उस नियोजन में क्या करना था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मंथली हर महीने में खर्च फिक्स है। तो पहले हमको देखना है नियोजन क्या होता है, अभी हमें पीडीएफ शेयरिंग करूँ आपको मैं। जो मंथली मंथली खर्चे होते हैं, जैसे हमें क्या करना है, स्कूल की फीस भरना है, हमें जॉब पे जाना है, ट्रैवलिंग में खर्च करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें तुरंत नियोजन करना पड़ता है या जो आपदा के रूप में आती है, उसका नियोजन हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि नियोजन क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपेक्षित घटनाएँ जो हर महीने का हमारा खर्च है, जैसे हमें गाड़ी खरीदना है, हमें राशन भराना है, लाइट का बिल भरना है, ये सब का नियोजन हमें हर महीने में करना पड़ता है। अगर हमें जैसे और कुछ नियोजन ऐसे होते हैं कि जो 10 साल बाद भी खर्चे आने वाले, जैसे वही अगर हमें कुछ फ्लैट खरीदना है या बिल्डिंग बनाना है या हमें कुछ शादी के लिए खर्चा करना है, तो हर चीज़ों के लिए हमें मंथली बचत करनी पड़ती है। तो ये सारे नियोजन जो है हमें एक साथ करके रखना पड़ता है। अब नियोजन क्या होता है, कौन-कौन सी घटनाएँ होती है, वो हमें यहाँ देखेंगे यहाँ पे। तो अगर सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 रिफर कर सकते हैं। तो सारे बच्चे ज़रा देखेंगे ध्यानपूर्वक, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक को ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, तो आपको बराबर से समझ में आएगा। उसके बाद भी क्या होता है कि नियोजन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ों की जानकारी हमें पहले से रहती है। जैसे देखा गया, चैप्टर का नाम दिया गया आर्थिक नियोजन। अब इस आर्थिक नियोजन में क्या दिया गया है, ये नियोजन की परिभाषा है, जो यहाँ पे दिया गया है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान दोगे आप ज़रा कि हर एक निवेशक आवश्यकता अनुसार रकम खर्च करता है और शेष रकम की बचत करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो जो हमारी घर की पेरेंट्स की जो इनकम होती है, समझिए 15,000 रुपया है, तो उसमें क्या करेंगे, हर महीने का जो हमारा खर्च है 10,000 रुपया खर्च करेंगे और 5,000 रुपया क्या करेंगे, आने आने वाले प्लानिंग, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर मुझे घर खरीदना है, तो घर जो है 5-10 हज़ार में नहीं आता है, वो लाखों में आता है। तो उसकी हमें पहले से हर महीने में कुछ न कुछ सेविंग करके रखनी पड़ती है। उस सेविंग का हम लोग बाद में उपयोग करते हैं। तो हर एक निवेशक आवश्यकता अनुसार रकम खर्च करता है और शेष रकम बचा के रखता है।
वैसे ही बचत की पूर्ण रकम पूर्णतः सोच समझकर उसका निवेश करता है, उसे कहते हैं हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। जो हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, ये जो इसकी परिभाषा है, वह टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया कि हमें कोई-कोई चीज़ें होती हैं कि हमारी घटनाएँ जो कुछ-कुछ चीज़ें हर महीने में आती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो अपेक्षित घटनाएँ जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, वो भी घटनाएँ हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो उसका भी हमें क्या करना, उसका खर्चा जो हमारे ऊपर तुरंत आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई अगर हमने नियोजन किया है मंथली ₹5000 बचा के रखेंगे। अगर कोई हमारे घर में एकाएक बीमार पड़ गया और उसकी अगर हमारे पास पहले से हर महीने की सेविंग ₹5000 नहीं रही, कोई एक बीमार पड़ गया और उसका खर्चा ₹20000 तुरंत आ गया, तो उस खर्चे को वहन करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी इनकम होती है उसमें से कुछ हमें मंथली खर्चा करना पड़ता है और कुछ हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले से उसकी बचत करके रखनी पड़ती है ताकि अगर कोई घटनाएँ आ जाएँ, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सह सकते हैं। जैसे ये दिया गया है, ये सब चीज़ें जो है हमारी अपेक्षित घटनाएँ हैं, जो कि हर महीने में क्या होती रहती हैं। पहला दिया गया है, बच्चों की शिक्षा और उससे संबंधित अन्य खर्च जो हमने ब अगर हमारे घर में ब 2 बच्चे हैं, हर महीना पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हर महीने की फीस तो आने वाली है। हमें पता है कि अगर उनकी फीस 500 ₹1000 महीना है और कुछ 200 ₹200 और भी खर्चा है। मतलब ये जो पहला दिया गया हर महीने का खर्चा हमारा फिक्स है। व्यवसाय के लिए पूँजी अगर हमारा समझिए बिज़नेस कर रहा है, हर महीने में उसमें कितना लगने वाला है वो हमको फिक्स है। वाहन खरीदने के लिए खर्च, ये है वाहन खरीदने के लिए खर्च हो गया। अगर हमको मकान बनाना और खरीदना, अगर हमको मकान बनाना है, खरीदना अगर बिज़नेस करते हैं तो वृद्धावस्था की आवश्यकता अगर हम लोग समझिए काम कर रहे हैं या वृद्ध हो जाएँगे, उस समय हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें क्या करना पड़ता है हमें हर महीने की सेविंग के लिए बचा के रखना पड़ता है। और इसमें दिया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, उसको बोलते हैं अनपेक्षित घटना। जैसे वो इसमें दिया गया है प्राकृतिक आपदा, कहीं हम गाँव में रह रहे हैं या बॉम्बे में रह रहे हैं, वहाँ पे एक एकाएक अगर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ गई, ये हमें पहले से नहीं पता रहेगा। अगर बाढ़ आ गई तो उस समय हमारे खर्चे क्या होते हैं, बढ़ जाएँगे, आदमी कहाँ रहेगा, क्या करेगा? उसमें हमारे खर्चे जो हर महीने में 5000 खर्चा और उसमें 3 ₹2-3000 और भी बढ़ सकता है। परिवार में किसी समुदाय की समस्या आ जाएगी, दुर्घटना से हुई हानि, आकस्मिक क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये सब जो घटनाएँ होती हैं हमको पता नहीं है, एकाएक ये घटनाएँ जो है हमारे जीवन पे आ जाती हैं। इसलिए हर चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, पहले से प्लानिंग करके रखना पड़ता है। उसके अलावा जो हम भी कमाते हैं, जो हमारा मंथली इनकम होता है, उसमें जो बचत करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला आपको महीने में ₹5000 बचत किया, तो हर वो पैसा हम लोग कहाँ पे सेविंग करेंगे? वो पैसा हम लोग कहाँ पे बचा के रख सकते हैं? इसके लिए तुम्हारे अगर पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो आपको आइडिया देंगे। कुछ पैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको देखा होगा, घर पे देखा होगा, कुछ पैसे हमने समझो ₹5000 बच रहा है, उसमें हमने ₹3000 बैंक में जमा किया है। उसके बाद देखो बहुत सारे पेरेंट्स पहले से एलआईसी लेके रखते हैं, एलआईसी। एलआईसी क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग जितनी भी हमारी सेविंग होती है, मंथली सेविंग जो भी होगा ₹1000 ₹5 महीना उसमें भरते रहते हैं, ₹1000 ₹500 कुछ जितनी जिसकी इनकम रहेगी उसके हिसाब से मंथली सेविंग करते हैं, ताकि जब हमारी एज 55 या 60 हो जाए या लास्ट के हमारे समय में वो पैसा हमको मिलेगा और उसका उपयोग हम लोग आने वाले समय में उस समय कर सकते हैं जब हमारी इनकम नहीं रहेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेविंग करके रखते हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग-अलग स्कीम बना के रखी, जहाँ भी हमारा पैसे को सेविंग करते होंगे। जैसे तुमने सुना होगा टीवी में ऐड आता है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड भी होता है, उसमें भी कम से कम आप 500 मिनिमम ₹500 सेविंग कर सकते हो। हर महीना आपको एसआईपी के द्वारा हर महीने उसमें क्या करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार की सेविंग ही है, जो आपको ना के बराबर दिखेगा और हमारी आने वाले समय में उससे हमें इनकम हो सकती है। उसके द्वारा गवर्नमेंट ने बहुत सारे, अगर देखो पोस्ट ऑफिस के बारे में सुना होगा, पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट खोला जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसको बोलते हैं, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि बोलते हैं उसको। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चालू करके रखी है। डाकघर में जीवन बीमा देखा होगा, एनएससी के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय बैंकों में जमा पैसे होते हैं, संविधान जमा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने ऑफर किया है कि जो हमारी इनकम होती है उसमें से अगर थोड़ा-थोड़ा पैसा हम लोग बचा के रखेंगे, तो आने वाले समय में हमारा क्या होगा, उससे हेल्प मिलेगा। उससे हमें क्या होगा, हमें बचत करना है और हमें क्या करना है, उसमें निवेश भी कहीं, जैसे शेयर मार्केट होता है, बचत मतलब क्या हो गया कि हमें इसमें कम इनकम होगी,
लेकिन एक प्रकार का होता है इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, निवेश। जैसे सुना होगा आपने, शेयर मार्केट सुना होगा। शेयर मार्केट में कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। पैसा निवेश क्यों करते हैं हम लोग? कुछ ऐसे, और जहाँ जहाँ भी हम लोग पैसा जमा करते हैं उसमें क्या होता है, जो अगर मैंने आप कुछ पैसा जमा किया तो जहाँ पैसा जमा करेंगे उसमें हमें कुछ पैसा ब्याज के रूप में मिलता है। तो ब्याज उस जो हम लोग निवेश करते हैं उसमें हमें क्या होता है, ब्याज भी मिलती है। तो कहीं पे हमें ब्याज कम मिलती है और कहीं पे हमें ज़्यादा मिलती है। तो जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो डिपेंड करता है कि आपने पैसा आपने कहाँ सेविंग किया है। जैसे अगर हमने बैंक में रखा है, तो बैंक में 2 अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। तो अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, तो उस समय हमें ब्याज कम मिलती है। अगर उस पैसे को हम लोग बैंक में एफडी के रूप में रखेंगे, तो उसमें हमें ब्याज दर क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। तो जिसका जैसे बजट होता है, उस हिसाब से आदमी क्या करता है, अपने पैसे की सेविंग करके रखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। हर चीज़ का हमें नियोजन करके रखा होगा। बीच में आप सुना होगा इन्वेस्टमेंट, आजकल बहुत सारे लोग ज़्यादा जोखिम लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। शेयर मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और पैसा अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर नुकसान होगा तो ज़्यादा मात्रा में नुकसान भी हो सकता है, जोखिम लेना। अगर ज़्यादा पैसा आपको कमाना है, तो आपको ज़्यादा जोखिम लेना है। आपने सुना सुना होगा, बीच में आया था एक हर्षद मेहता घोटाला के बारे में आया था, जिसमें उसने बहुत सारे घोटाले किए थे, बट उसने प्रॉफिट भी उतना कमाया था। तो इस तरह से हमने क्या किया है, आपको बस एग्जांपल दिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, सारी चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, आदमी थोड़ा कमाए या ज़्यादा कमाए। तो हर आदमी अपने हिसाब से बजट करके रखता है कि जितना भी पैसा वो मंथली इनकम इनकम होता है, उसमें से क्या करेगा, 50% वो खर्च करेगा और 50% प्लानिंग, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो 50% मोस्टली खर्च करेंगे और 50% क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। अब उस 50% में सेविंग जो है अलग-अलग प्रकार से कर सकते हैं। कुछ पैसे बैंक में रखेंगे, कुछ पैसे आप एफडी के रूप में रख सकते हो और कुछ पैसे मैंने आपको बोला है कि उसको आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। ये चैप्टर का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके आधार पे हमें क्या करना है, कुछ सवाल को सॉल्व करना है कि बचत क्या होता है, सेविंग क्या होती है, मैंने आपको दिखाया है। अब इसके आधार पे ही हमें क्या करना है, 6.1 के कुछ सवालों को सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे 6.1 चैप्टर, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो 6.1 में कुल मिला के 5 सवाल हैं। इसमें कुछ मैं करूँगा, कुछ आप होमवर्क करोगे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम रहेगा सॉल्व हो सकते हैं। आपके पास ये सारे सवाल जो है वर्डिंग प्रॉब्लम के हैं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो सवाल को समझने में आसानी होगी। उसमें सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्डिंग प्रॉब्लम। इसमें सवाल नंबर आप देखोगे, पहला सवाल, तीसरा सवाल और पाँचवाँ सवाल। पहला, तीसरा और पाँचवाँ सवाल जो है एकदम सेम प्रकार के हैं। तो मैंने पहला सवाल और पाँचवाँ सवाल डिस्कस करूँगा, मैंने सॉल्व किया है और पीडीएफ बनाया है, और तीसरा सवाल मैं ओरल डिस्कस कर दूँगा, जिसको सब लोग ऐसे होमवर्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल और चौथा सवाल। अब मैं 6.1 का पहला सवाल रीड करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें पहला सवाल दिया गया है कि अलका प्रति माह भेजी जाने वाली राशि में से 90% राशि क्या करती है, खर्च कर देती है। प्रति माह मतलब हर महीने में उसकी जितनी राशि आती है, उसमें से 90%, 90 रुपया नहीं, 90%। तो 90% का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी इनकम 100 रुपया है, तो 90 रुपया क्या कर रही है, खर्च कर रही है और 10 रुपया क्या कर रही है, वो बचा रही है। और प्रति माह 120 रुपया बचत करती है। तो उसे भेजी जाने वाली राशि ज्ञात करो। मतलब अलका प्रति माह भेजी, मतलब उसको कोई पैसा दे रहा है, जितना भी पैसा उसके पास आ रहा है उसका 90% क्या कर रही, खर्च कर रही है। और 90% खर्च करने के बाद भी महीने के अंत में उसके पास 120 रुपया बच जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि उसको हर महीने कितनी राशि उसको मिल रही है, ये हमें ज्ञात करने की हमारा सवाल है। तो सारे वर्डिंग प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, हमें जितनी भी प्रश्न होते हैं उसमें हमें जो मानना है, जो हमें ज्ञात करना होता है, हम उसको ही मानेंगे। उसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे। जब आप एक्स मान लोगे, अगर आप सवाल देखोगे तो
अगर ये सवाल आप देखोगे, इसमें दिया गया है कि यार मैंने क्या माना है, माना अलका प्रति माह x रुपया प्राप्त करती है। मतलब अलका क्या कर रही है, समझो कहीं पढ़ाई कर रही है या उसको कोई पैसा भेज रहा है, कहीं हॉस्टल में रहती है, तो उसको प्रति माह जो है x रुपया प्राप्त करती है कहीं से। तो वो जो भी पैसा उसको मिलेगा उसका जो है 90% वो खर्च कर देती है। तो यहाँ पे बाद में निकाला गया खर्च राशि। खर्च राशि किसका निकालेंगे, पूरे अमाउंट का। अब पूरा अमाउंट यहाँ पे कितना है, x रुपया। तो हम लोग निकालेंगे x का 90% कितना होता है। अब यहाँ पे x का 90% का मतलब क्या होता है, हमारे गणितीय भाषा में गुणा होता है। तो x गुणे, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर मुझे वहां से परसेंटेज निकालना है मतलब 90/100 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x गुणे ये 90/100। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 0 0 क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, जो बचा यहाँ पे मतलब x/1 है, एक लिखा गया वहां पे नहीं है, तो ये x/1 गुणे 9/ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब दोनों का मुझे आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 9 गुणे x करें क्या हो जाएगा, 9x, और 10 गुणे एक कितना हो जाएगा, 10। मतलब क्या मिला, 9x/10 हो गया। 9x/10 मतलब जितनी भी राशि हमें मिल रही है उसका इतना पैसा क्या कर रही है, खर्च कर दे रही है। ठीक है, ये हो गया। ये एक पार्ट हो गया, ये सवाल की शुरुआत होगी। अब हमारा जो सवाल में कंडीशन क्या दिया है, बचत। तो जैसे अगर मुझे समझो, मैंने मान लिया मुझे महीने में 100 रुपया मिलता है। अगर मैंने 100 रुपए में 90 रुपया खर्चा कर दिया, 90 रुपया खर्चा कर दिया, तो 10 रुपया हमारा बचेगा, 10 रुपया बचेगा। तो उसको निकालें कैसे, तो बचत बराबर क्या हो गया, हमारा महीने में कितना बच रहा है, मतलब क्या हो गया, कुल राशि, मतलब जितना हमको महीने में आ रहा है उसमें से जो हमने खर्च किया, जो राशि हमको आ रही है और जितना हमने खर्च किया, अगर मैंने दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आएगा कि महीने में कितना मैं बचा रहा हूँ। समझो अगर मुझे 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया अगर मुझे मिल रहा है और उसमें से मैंने 90 रुपया खर्चा कर दिया, तो कितना बचेगा, 10 रुपया। तो क्या बनेगा, ये बचत बराबर कुल राशि माइनस खर्च की गई राशि। तो उसको हमने इस रूप में लिखा है। यहाँ पे सूत्र का, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, बचत बराबर कुल राशि माइनस खर्च की गई राशि। तो बचत हमारा कितना है, सवाल में दिया गया बचत कितना है, 120 रुपया। मतलब वो प्रति माह जो है 120 रुपया बचा रही है। तो 120 रुपया बचत हो गया। कुल राशि कितनी है, यहाँ पे हमने कुल राशि कितना माना है, x माना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा। और खर्च की गई राशि ये हमने निकाला है 9x/10 है। ये क्या हो जाएगा, 120 बराबर x ऋण 9x/10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, महीने का बचत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अभी समीकरण बन गया। ये जो हमारा पहले सूत्र था, बचत बराबर कुल राशि ऋण खर्च राशि, तो 120 बराबर x ऋण 9x/, क्या हो गया, 100। ये जो है सवाल में कंडीशन दिया गया है, शर्त दी गई है जो वर्डिंग प्रॉब्लम में है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे x का मान आएगा, और जो x का मान आएगा वो हमारा क्या रहेगा, अलका को प्रति माह प्राप्त करने वाली राशि होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कब करते हैं, जब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिर्फ एक भिन्न दिया रहेगा। बराबर, जैसे एग्जांपल दिया गया, समझे यहाँ पे x/7 बराबर 6/5। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक भिन्न है और राइट हैंड साइड में भी एक भिन्न है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर राइट हैंड साइड दो भिन्न रहेंगी, जब यहाँ पे देखो दो भिन्न हो गया, एक है x/1 है और दूसरा क्या है, 9x/10 है। तो पहले हम लोग राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मतलब इसको x/1 कर दिया मैंने। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x माइनस 9x इंटू 1, 9x हो जाएगा। अपॉन कितना होगा, 10 इंटू 1, 10 1 जा, तो 10 एक कम 10 हो गया। तो 10x ऋण 9x बटे कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो 10x ऋण 9x बटे 10 कितना, अब 10x ऋण 9x कितना हो गया हमारा, 1x हो जाएगा। अगर अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक भिन्न हो गया और यहाँ पे पूरा मिला के ये एक भिन्न हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले आपको माइनस करना है तो आप माइनस भी कर सकते हो, तो भी चलेगा। तो इसको मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120 गुणे 10 बराबर 10x ऋण 9x। अब 120 गुणे 10 कितना हो गया, ये हो गया 1200 हो गया।
और 10x ऋण 9x कितना हो गया, x हो गया। मतलब x बराबर कितना आ गया हमारा, 1200 आ गया। अब x बराबर 1200 आ गया, मतलब क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया अलका की प्राप्त की गई राशि। अगर अलका जो है 1 महीने में 1200 रुपया अगर अलका को कोई दे रहा है, तो अलका उसे उसमें से 90% खर्च कर दे रही है। तो अगर हम चाहें तो हम लोग अपने उत्तर को वेरीफाई कर, मतलब अगर हम लोग 1200 का 90% निकालते हैं, अगर हम लोग 1200 का अगर 90% निकालेंगे, मतलब 90 बटे कितना हो जाएगा ये 100, तो 100 में 0 0 क्या हो गया, कट गया। तो ये हो गया 12 9 कितना, 12 कितना हो गया ये, दोनों को जब क्या करेंगे हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 120 हमारा वहां पे मिलना चाहिए। तो इस तरह से अलका ने जो है अलका जो हमारा एक्स का माना गया, लास्ट में हमें उत्तर लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो उत्तर में क्या आएगा कि उसका अलका की प्रति माह रुपया, या अलका को प्रति माह 1200 रुपया प्राप्त होता है, ये हमें वहां पे दिखाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरह से वर्डिंग प्रॉब्लम, और एग्जाम में आपको ये वर्ड प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ मैंने आपके लिखा है कि आप लोग अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहोगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। वर्डिंग प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसमें सारे सवाल जो है वर्डिंग प्रॉब्लम वाले ही है। अगर आपको पहला आ गया तो पहला भी आएगा, तीसरा भी आएगा और पांचवा भी आएगा। एक बार फिर से देख लो जरा। अलका प्रति माह भेजी जाने वाली राशि में से 90% खर्च कर देती है और उसका प्रति माह 1200 रुपया बचता है, तो भेजी जाने वाली राशि ज्ञात करो। जो हमें निकालना रहेगा पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना अलका की प्रति माह अलका को x रुपया प्राप्त होता है। ये सेंटेंस जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते, जरूरी नहीं सेम टू सेम सेंटेंस मैथ्स में हमें कॉपी नहीं करना है या बाय हार्ट नहीं करना है, आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हो। माना अलका को प्रति माह x रुपया प्राप्त होता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब खर्च राशि, तो x का 90% निकालेंगे, जो आपको 9x/100 आ गया। उसके पहले यहाँ पे हम लोग रुपया लिख सकते हैं, रुपया लिखने का नया चिन्ह ये है पड़ा है, अभी रुपया को लिखा नहीं जाता है। अब बचत बराबर क्या होगा, कुल राशि ऋण खर्च की गई राशि बराबर है कुल बचत कितना है उसका, 120 रुपया है। 120 बराबर x ऋण 9x बटे 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1200 आएगा। तो वो सारे वर्डिंग प्रॉब्लम में हमको नंबर आंसर लिखना कंपलसरी है। तो अलका प्रति माह 1200 रुपया प्राप्त करती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये पहला सवाल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवा सवाल देखते हैं जरा। पांचवा सवाल भी ऐसे ही है। पांचवा सवाल मैं रीड करता हूँ, सब अपनी बुक में देखेंगे। समीरा ने अपनी कुल आय राशि में से, समीरा ने अपनी कुल आय राशि में से 3% आय जो है सामाजिक कार्य के लिए दिए, मतलब जो भी सोशल वर्क होता है उसके लिए किसी को दे दिए, या मंदिर में दान कर दिया, या किसी को दान कर समाज सोसाइटी में जो काम होता है उसके दान कर दिया। और 90% आय खर्च किए, बराबर है। 90% आय आप खर्च किए, मतलब अपने लिए खर्च कर सकती है। उसके पास 1750 रुपया शेष रह जाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। जैसे जैसे जो पहला था सेम वैसे ही हमें करना, ये भी सवाल करना है, सेम वर्डिंग में करना है, सिर्फ नंबर का फर्क है बस, और मंथली जो बचत हो रहा है उसका फर्क है। यहाँ भी पहले वही हम लोग वही मानेंगे। तो माना समीरा की मासिक आय हम लोग क्या करेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे। समीरा की मासिक आय कितनी है, समझो मैंने एक्स मान लिया। अब वो क्या कर रही है, कुल खर्च, हमें खर्च जो है अलग अलग नहीं निकालना है। खर्च जो है क्या करना, हमें एक साथ दिखाना है। दोनों खर्च जो अलग अलग है उसको हम लोग एक ही खर्च मान लेंगे। तो क्या करती है, 100 रुपये खर्च कितना करती है, 90%, मतलब खुद के लिए खर्च करती है, उसका जो घर पे पर्सनल काम रहेगा। और सामाजिक कार्य के लिए 3% खर्च करती है, मतलब वह कुल जो है कितना परसेंट खर्च कर रही है, 93% खर्च कर रही है। पहले सवाल में कितना था, 90%, लेकिन अभी जो क्या कर रही है, 93% खर्च कर दे रही है। अब 93% वो किसका खर्च कर रही है, जो उसको मंथली, जो उसका मासिक आय है, मतलब मंथली इनकम है। अब मंथली इनकम कितनी उसकी, x रुपया। तो हम निकालेंगे x का 93% निकालेंगे, x का 93%। तो x का 93% कितना होगा, x गुणे 93/100 बराबर है। किसी का भी, मुझे ये हमने 7th या 8th में पढ़ा होगा कि मुझे ऐसा परसेंट निकालना है, इज 70 का 90% या 100 का 20%, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, परसेंटेज को निकाल देंगे और बटे क्या आएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 93x/100 हो गया।
93x अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। ये क्या हो गया उसका 93% जो खर्च कर रही है, खर्च की गई राशि है, किसकी राशि है, x रुपए का। मतलब वो x का 93% जो खर्च कर रही है वो ये अमाउंट है। अब जो पहला सवाल था उसमें भी देखो यही था, मासिक बचत मतलब महीने में कितना वो बचत करेगा, तो हमारा फॉर्मूला भी यही था, मासिक बचत बराबर आय ऋण खर्च। आय मतलब उसकी कितनी इनकम है माइनस क्या हो गया खर्च हो गया, तो क्या निकलेगा कि महीने में कितना वो बचा रहा है। अब सवाल में महीने में कितना बचा रहा है, वो 1750 रुपया बचा रहा है। ठीक है, तो 1750 बराबर x माइनस 93 x अपॉन क्या आ गया 100। अब ये देखो अगर देखोगे तो सेम टू सेम पहला सवाल हमारा हो गया, पहला सवाल। अब ये हमारा क्या बन गया, सवाल में जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से क्या बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले में सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1750 बराबर क्या होगा, ये x माइनस 93 अपॉन एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 100x माइनस 93x अपॉन क्या आ गया 100, और ये 1750 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1750 इंटू 100, ये 100 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू कितना आएगा ये, अब ये 100x माइनस 93x कितना होगा, ये 7x हो गया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, 7 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 7 जब ये 7 में क्या है, बीच में चिन्ह क्या है, गुणे का है, तो लेफ्ट हैंड साइड में गुणा क्या बनेगा, भाग बन जाएगा, मतलब ये कहाँ पे आएगा, बटे में आ जाएगा। मतलब 1750 इंटू 100 अपॉन क्या आ गया 7। अब 7 से 175 क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 250 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 250 आएगा। तो अब 250 आया, और 250 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 25 के बाद 30 आएगा, मतलब 25,000 हो गया। मतलब उसको मंथली में, मंथली उसकी समीरा की मंथली इनकम कितना है, 25,000 रुपीज है। और 25,000 रुपीज को क्या कर रहा है, उसमें से 93% क्या करेगा, वो खर्च करेगा। और खर्च करने के बाद जो उसका बचत है 1750, ये उसको क्या करेगा, आप सेविंग करेगा। जैसे आपको बताया कि ये चैप्टर का नाम क्या है, आर्थिक नियोजन। तो पूरा खर्च करने के बाद उसके पास 1750 रुपया बच रहा है। अब ये 1750 रुपीज कहाँ निवेश करेगा, वो उसका प्लानिंग होना चाहिए कि वो क्या करेगा, वो बैंक में जमा करेगा, कि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करेगा, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, कि शेयर मार्केट में करेगा, कि पीपीएफ में करेगा। अब वो जहां चाहिए वो 1750 रुपया अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हर हर फैमिली में, हर घर में एक जो है प्री प्लानिंग आर्थिक नियोजन होना चाहिए, ताकि अगर आपके ऊपर कुछ दुर्घटना आई या संकट आया तो उस पैसे को हम लोग खर्च कर सकते हैं। या जो आपके पेरेंट्स हैं इस अभी जॉब कर रहे हैं, बाद में जॉब नहीं करेंगे, तो उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। अब जो आगे वाला सवाल है, कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है। मैंने आपको बताया था कि पहला सवाल, पांचवा सवाल और तीसरा सवाल, ये पहला और पांचवा तो मैंने किया है, लेकिन तीसरा सवाल मैंने किया नहीं, आपको मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग घर पे खुद से सॉल्व करोगे। अगर आपने एक सवाल खुद से कर दिया तो आपका जो है कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सवाल को एक बार डिस्कस करता हूँ बस, ओरल। देखो ये सवाल नंबर तीसरा, देखो सवाल नंबर तीसरा क्या है, निखिल ने अपने मासिक आय में से निखिल ने अपने मासिक आय में से 5% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए, 14% जो है हिस्सा शेयर्स में निवेश किया, मतलब जो उसका मंथली बच रहा है उसमें से किया, और 3% हिस्सा बैंक में जमा किया है, और 40% हिस्सा दैनिक खर्चा करने हेतु इस्तेमाल किया है। मतलब 40% क्या है, दैनिक खर्चा मतलब रोज की लाइफ में जो हमारे खर्चे फिक्स है, हर महीने का जो खर्चा होता है वो फिक्स रहता है, तो 40% जो है उस पर इन्वेस्टमेंट किया, 5% जो है एजुकेशन के लिए खर्च किया है, 14% शेयर मार्केट में उससे इन्वेस्टमेंट किया, और 3% जो है बैंक में जमा किया है। निवेश और व्यय घटाने के बाद उसके पास 19,000 रुपया बच रहा है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। ये उसका सवाल है। अब जैसे हमने पहले सवाल में किया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल खर्चा जितना वो खर्च कर रहा है उसको हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। वो खर्च कितना कर रहा है, 5%, 14%,
3% और 40%। अगर मैं सबको ऐड किया कितना आएगा, ये 62% आ जाएगा। मतलब वो जितना भी पैसा कमा रहा है उसका 62% क्या कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या मानेंगे, माना निखिल की मासिक आय कितनी हो जाएगी, x रुपया हो जाएगी। अगर निखिल की मासिक आय x रुपया है तो x का वो 62% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो x का हम लोग 62% निकालेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, उसका खर्च हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट और सेकंड में किया, फर्स्ट और फिफ्थ में किया, अब बचत निकालेंगे। निखिल का बचत बराबर कुल आय माइनस व्यवसाय कुल व्यय, कुल आय माइनस कुल खर्च हो गया। तो उसकी कुल आय बचत कितना हो रहा है उसका, 19,000 बराबर x ऋण 31x बटे क्या हो गया, 50 हो गया। इस तरह से उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो होगा x का मान आएगा। तो इस तरह से 6.1 का जो हमने आर्थिक नियोजन का सवाल किया है, जो हमने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और जो सवाल में जो आंसर आया है, आप उसको क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो कि जो उसका फॉर्मूला दिया गया या जो उसकी परिभाषा दी गई उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर सवाल में आपने देखा होगा कुछ पैसा वो खर्च कर रहा है, और जो जो अभी थर्ड सवाल किया इसमें पूरा का पूरा देखो दिया गया है। जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें कुछ पैसा आपको डेली मंथली जो होते हैं हर महीने का जो खर्चा होता है फिक्स उसमें करना है, कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ पैसा क्या किया उसने बैंक में जमा किया है। तो इस तरह से हमारा जो भी इनकम होता है उसका हमें नियोजन करके रखना पड़ता है, ताकि हमारे खर्चे में या हमारे कुछ प्रकार किसी भी प्रकार का बदलाव ना आ सके। अगर बदलाव आएगा तो जो हमने फिक्स पैसा रखा है उसमें से हमें उसका यूज करना पड़ेगा। अब एक सवाल और डिस्कस करेंगे हम लोग, जो सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा थोड़ा बड़ा है, पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर दूसरा दिया गया है, सुमित ने 50,000 रुपया पूंजी लगाकर खाद्य व्यंजन का व्यवसाय शुरू किया। उससे उसमें से उसमें से उसे पहले साल 20% हानि हो गई। मतलब जो भी उसने व्यवसाय शुरू किया था, 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और जो भी व्यवसाय शुरू किया उसमें हानि का मतलब क्या होता है, उसको नुकसान होता है। तो नुकसान हुआ तो क्या किया उसने, वो बिजनेस क्या किया, बंद कर दिया। तो जो उसके पास पैसा बचा, शेष पूंजी में से जो पैसा उसके पास बचा है, शेष पूंजी में से दूसरे साल उसने मिठाई का व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, तो मिठाई का व्यवसाय शुरू किया तो उसे क्या हुआ, 5% लाभ हुआ। 5% लाभ मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, फायदा हो गया। तो मूल पूंजी पर उसे कितने कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ है। समझ में आया सवाल, पहले सवाल समझेंगे उसके बाद सवाल करेंगे। मतलब उसने क्या किया, पहला कोई बिजनेस, सुमित ने 50,000 मतलब 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कोई व्यवसाय शुरू किया या खाने पीने का दुकान खोला, कुछ भी किया, उसमें उसको 20% की हानि हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, वो व्यवसाय क्या किया, बंद कर दिया। फिर नया व्यवसाय शुरू, नया बिजनेस शुरू किया। जो पैसा उसने उसको बचा था, जो पैसा उसने बचा था, जो 20% हानि के बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे को लगा के उसने क्या किया, मिठाई की दुकान खोला। और उस मिठाई की दुकान में उसको 5% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो हमें पता करना है कि उसको पहले व्यवसाय में उसको उस पूरे धंधे में उसको लाभ हुआ कि हानि हुई है, या लाभ हुआ तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, और हानि हुई है तो कितने परसेंट की उसको क्या हुई, हानि हुई, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सवाल शुरू करेंगे। तो अगर सवाल देखोगे तो पहले हम लोग क्या, इसमें 2 स्टेप का सवाल है। पहले व्यवसाय के बारे में और दूसरे व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कुल पूंजी कितनी है। यहाँ पे दिया कुल पूंजी कितनी है, 50,000 रुपया है, और उसको हानि कितनी हुई है, हानि हुई है 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 50,000 का 20% निकालेंगे। 50,000 का 20% कितना होता है, मतलब उसको पहले व्यापार में कितने रुपए की हानि हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 का 20% निकालेंगे। तो 50,000 का 20% मैंने आपको बताया, 50,000 गुणे 20%। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 होता है। तो 50,000 गुणे 20/100 करने के बाद 2 जीरो क्या होगा, देखो 2 जीरो यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो क्या हो, कैंसिल हो गया। अब ऊपर का कितना बच गया, हमें 50 बचा है, तो 50 गुणे 20 कर देंगे। तो 50 गुणे 20
50 गुणे क्या हो गया 20, 5 दूना 10, तो 10 हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया। तो इसमें उसको कितना कितना मिलेगा उसको, 10,000 रुपया वहां से उसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे 10,000, मतलब उससे क्या हो गया है 10,000 रुपए की उसको क्या हुई, नुकसान हो गया, हानि हो रहेगी नहीं। तो उसने 50,000 रुपया लगा के जो दुकान या व्यवसाय, व्यंजन का व्यवसाय शुरू किया था, उसमें क्या किया, 1 साल के अंदर उसको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, उसने लगाया कितना था 50,000, तो 50,000 रुपया उसने लगाया था, उस 50,000 में से उसको 10,000 का नुकसान हो गया। तो वर्ष के अंत में कितना पैसा उसके पास बचेगा, तो वर्ष के अंत में बची पूंजी कितना होगा, 50,000 ऋण 10,000, कितना बचा उसके पास, 40,000 रुपया उसके पास बच गया। बराबर है। तो ये हो गया सवाल का पहला पार्ट हो गया कि कुल पूंजी का सुमित ने 50,000 रुपया लगा के जो बिजनेस शुरू किया था या जो व्यंजन का व्यवसाय शुरू किया था, उसमें उसको 20% की हानि हुई है। तो पहले हमने निकाला कि उस 50,000 का 20% कितना होता है। उस 50,000 का 20% जो होता है 10,000 रुपया हुआ। तो अगर मैंने मूल कुल पूंजी में से 10,000 रुपये को माइनस कर दिया, तो जहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 40,000 रुपया बचेगा। मतलब 1 साल में उसको 10,000 रुपये की नुकसानी हुई। और दूसरा बिजनेस जो उसको शुरू करना है, कौन सा बिजनेस, मिठाई का, उस मिठाई की बिजनेस के लिए उसकी कुल पूंजी कितनी होगी, 40,000 रहेगा। ठीक है ना। तो मतलब जो जो पैसा उसके पास बचा है, कितना बचा है 40,000, उस 40,000 रुपए से ही वो दूसरा व्यवसाय शुरू करेगा। और जब उसने दूसरा व्यवसाय शुरू किया, तो उसको दूसरे साल जो है 5% का उसको लाभ हुआ है। अब हमें निकालना पड़ेगा उस 40%, 40,000 रुपए का 5% कितना होता है। लेकिन यहाँ पे दिया लाभ हो रहा है, मतलब लाभ वहां पे है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग कुल लाभ निकालेंगे, कुल लाभ। तो कुल लाभ के लिए 40,000 का 5% निकालेंगे, 40,000 गुणे 5 बटे क्या होगा 100, कितना आएगा 2,000 आएगा, मतलब 2,000 रुपया यहाँ पे आ रहा है। मतलब उसने 40,000 रुपया लगाया था और उसको 2,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके साल के अंत में उसके पास कितना रुपया बचेगा, 42,000 रुपया। मतलब 40,000 रुपया पहले था उसको और 2,000 रुपया उसके पास लाभ के रूप में आ गया। तो कुल उसके पास जो है 42,000 रुपया बचेगा। अब उसको पूरे व्यवसाय में हमें पता करना है कि पूरे व्यवसाय में उसको लाभ हुआ कि हानि हुई, पूरे व्यवसाय में। तो उसने लगाया कितना था, 50,000 लगाया था और 2 साल के बाद उसके पास पैसा कितना बचा, 42,000 रुपया बचा है। तो उसको लाभ हुआ कि हानि, हमें ये निकालना। अगर उसको लाभ रहेगा तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, और उसको अगर हानि होगी तो हमें निकालना है प्रतिशत हानि, हमें निकालनी है। ठीक है। अब देखो 50,000 रुपया लगाया था और हमारे पास बचा कितना है, 42,000 रुपया बचा है। इसलिए सुमित को जो है इस बिजनेस में क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। अब हानि कितने की हुई है, हमें वो निकालना है। अब देखो ये क्या करेंगे, कुल पूंजी कितनी है 50,000 रुपया, हमारे पास बचा कितना है 42,000 रुपया। तो कितने की हानि हुई, पूरा मिला के 8,000 रुपये क्या हुआ, उसको नुकसान हो गया। 2 साल के बाद उसको जो है 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब उसको नुकसान अगर हुआ है तो हमें क्या निकालना है, उसको प्रतिशत हानि निकालनी पड़ेगी। नुकसान का मतलब क्या हो गया, हानि। तो हानि में हमें क्या निकालना है, उसको प्रतिशत हानि निकालनी है। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल हानि बटे क्या होगा, कुल इन्वेस्टमेंट गुणे 100, जितना रहेगा। अगर हानि कितनी उसको हुई है, 8,000 रुपए की उसको हानि हुई है, बटे कुल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 50,000 रुपया। अब गुणे क्या करेंगे, फिर 100 करेंगे। अब ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखा मैंने 16 रुपया आएगा। 16% 16% उसको क्या हुई है, बिजनेस में हानि हुई है। तो लास्ट में उत्तर लिखेंगे, इसलिए सुमित को मूल पूंजी पर 16% या 16% क्या हो गई, उसको हानि हुई है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल करना है। जितने भी वर्डिंग प्रॉब्लम आते हैं, सारे वर्डिंग प्रॉब्लम को हमें एग्जाम में वर्डिंग प्रॉब्लम लिखना नहीं है। इसमें से एक आध सवाल तो एग्जाम में आता है, मोस्टली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। और जो एक सवाल बचा हुआ है वो भी आप लोग ऐसे होमवर्क कर सकते हो, इसको जैसे डिस्कस कर दे रहे हैं जैसे ऐसे ही। सत भाई ने अपनी कुल आय में से, चौथा सवाल है जो, 40,000 रुपया 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए बैंक में निवेश किया। मतलब 40,000 रुपया होता है चक्रवृद्धि ब्याज। दो प्रकार का ब्याज होता है ना, एक से एक साधारण सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और होता क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो हम लोग पैसा जो है बैंक में रखते हैं, उसमें हमें बैंक में क्या मिलता है, सिर्फ साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज। लेकिन जो पैसा हम लोग गवर्नमेंट में पीपीएफ में रखते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें हमें क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब दोनों में अंतर क्या है, वो आपने पहले पढ़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या होता है, ज्यादा फायदा मिलता है। क्यों होता है, समझो आपको अगर मैंने कहीं पे 40,000 रुपये जमा कर दिया है, तो अगर मुझे साल के अंत में 10,000 रुपया ब्याज मिलेगा, तो उस 10,000 रुपये को भी क्या करेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट में मतलब मूलधन में जमा कर देगा। और उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 40,000 और 10 कितना, अब 50,000 रुपये फिर से हमको ब्याज मिलेगा। मतलब जो हमको ब्याज मिलता है, उस पैसे को मूलधन में जोड़ देंगे, और जो मूलधन जोड़ने के ब्याज आएगा, पूरा अमाउंट, उस अमाउंट पे फिर से हमको ब्याज मिलता है, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज पे हमें ब्याज को अलग रखते हैं, और हमारे मूल को धन को अलग रखते हैं। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र आपको पता होगा, आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। पी बराबर क्या, आई बराबर क्या होता है, पी गुणे एन गुणे आर बटे 100। साधारण ब्याज मतलब क्या हो गया, आई, आई मतलब क्या हो गया, ब्याज। तो आई बराबर पी गुणे एन गुणे आर बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र में पढ़ा होगा, ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे का घाते क्या होता है, एन। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। उस सूत्र का यहाँ पे हमको यूज करना है। अच्छा, ये सवाल मैंने फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। कुल आय में से 40,000 रुपया 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों के लिए बैंक में निवेश किया। और फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपया म्यूचुअल फंड में 2 साल के लिए निवेश किया। 2 साल के बाद फर्नांडिस को 1,92,000 रुपया प्राप्त हुआ। तो दोनों में हमें पता करना है कि पहले में फायदा हुआ कि दूसरे में ज्यादा फायदा हुआ। तो दोनों का निवेश हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे। जैसे पहला पहला सवाल, पहला इसका जो पहला है, उसमें क्या करेंगे, 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा के हम लोग 40,000 में निकालेंगे कि पहले साल में हमको कितना फायदा हुआ है। और दूसरे दूसरे पार्ट के लिए जैसे जितना लगाया है उसको निकाल देंगे। जैसे कुल लगाया उसने कितना है, कुल उसको मिला कितना, 1,92,000। उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1,20,000 रुपया। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा हमें कितना फायदा मिला है। और पहले पार्ट के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे मालूम पड़ेगा कि हमको 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। फिर दोनों को क्या करना है, हमको कंपेयरिंग करना है। तो इस तरह से हमने 6.1 का जो है सवाल आपके लिए किया है। और अगर अभी किसी बच्चे को कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो सर, किसी को डाउट है? बोलो अंजलि झा। हेलो, हेलो सुमित। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। प्रश्न सर दूसरा एक बार फिर से समझाइए ना। अभी आपको उसमें क्या डाउट वो पूछो ना, फिर से पूरा सवाल तो टाइम ही एक ही बच्चे में पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। आपको उसमें क्या समझ में नहीं आया, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा सवाल समझाने में कुछ नहीं, बाकी बच्चों को डाउट नहीं सॉल्व हो पाएगा ना। मतलब उसमें कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया दूसरे में? सर उसने हेलो, शुरू की कुल पूंजी। अरे उसकी कुल पूंजी कितनी है, 50,000 रुपया है, बराबर है। और उसको हानि कितना, उसको 20% की हानि हो रही है, मतलब 20% उसको नुकसान हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे 50,000 का 20% कितना हो रहा है। तो 50,000 का 20% कितना हो गया, हमने निकाला, आपको 10,000 रुपया आ गया, बराबर है। 10,000 रुपये। मतलब 10,000 रुपया हाँ उसको सर। हानि हो गई है। तो मतलब उसने 50,000 रुपया लगाया था और 10,000 को उसको हानि हो रही है, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा? 50,000 में से हमने 10,000 क्या किया, माइनस कर दिया। कितना बचेगा? 40,000 रुपया बचेगा। ठीक है, 40,000 मतलब रुपये। 50,000 रुपया हाँ उसके सर। पास था, उसको 10,000 की हानि हो गई। उसके बाद बचा कितना है, 40,000 बच गया। अब चालीस उसने क्या हजार किया रुपये है, साल के अंत में नया बिजनेस शुरू किया। कौन सा बिजनेस शुरू किया? मिठाई के लिए। तो मिठाई के लिए मिठाई उसका का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस। उसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 40,000 रुपया रहेगा। जो चालीस पैसा हजार उसके रुपये पास, हाँ, जो पैसा उसके पास बचा हुआ है, वो पैसा क्या करेगा, मिठाई में लगा देगा। पैसा बचा कितना है, 40,000 रुपया। अब 40,000 रुपया लगा के चालीस उसने हजार रुपये मिठाई का व्यवसाय शुरू किया, और साल के अंत में उसको 5% का लाभ हो गया। क्या हुआ, उसको लाभ हुआ।
अब निकालेंगे हम लोग 40,000 का 5% कितना होता है। तो 40,000 का 5% निकाल के दिखाया तो कितना होता है, 2,000 रुपया होता है, बराबर है। तो उसने 40,000 रुपया मिठाई के बिजनेस के लिए लगाया था और 2,000 रुपए का उसको फायदा हो गया। मतलब उसको कितना साल के अंत में कितना पैसा उसके पास रहेगा, 40,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 42,000 रुपया हो गया, बराबर की नहीं। अब उसने 50,000 रुपया कुल पूंजी लगाई थी शुरू में। शुरू में पहला बिजनेस शुरू करने 2 साल के बाद उसने 50,000 रुपया लगाया था और उसके बाद बचा कितना, 42,000 रुपया बचा है। तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हेलो हेलो, हेलो आवाज आ रही सर। है क्या? अरे ये पूछ रहे थे भैया, कौन पूछ रहा था? तो उसको हानि कितनी हो गई हाँ है, सर। 8,000 रुपए का उसको हानि हो गई है, बराबर है। अगर हानि हुई है तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला प्रतिशत क्या हानि। होता है कि हानि बटे कुल इन्वेस्टमेंट। हानि कितने की हुई, उसको 8,000 रुपया, कुल इन्वेस्टमेंट कितना है उसका 50,000 रुपया, और गुड़े क्या होता है 100। अगर उसको लाभ होता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला वही है कि लाभ बटे कुल इन्वेस्टमेंट गुड़े क्या हो जाएगा 100। ठीक है, उसको सॉल्व करें, कितना हमारा आएगा 16% आएगा। मतलब सुमित को 16% की हानि हुई है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो वेलकम। सर। हाँ बताइए, आपका नाम? आंचल शर्मा। आंचल शर्मा, बोलो। सर ये 5वां सवाल है, जो मानसिक बचत आयत खर्च 1750 बराबर x बटे हाँ 1 कैसे आया सर? 1 मतलब जहाँ जिसमें हर कुछ नहीं होता वहां पे हर एक ही रहता है। जैसे जैसे अगर कहीं भी लिखा गया 13x लिखा गया, मतलब 13x बटे एक ही लिखा होता है। जहाँ पे हर कुछ भी नहीं दिया गया था वहां पे हर को हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू और सर। कोई? वेलकम। ऋषिकेश, बोलो, आपको क्या डाउट है भाई? सर क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ, हानि या लाभ, सर हानि का हमने निकाला, लेकिन सर लाभ का भी वही मेथड रहेगा? लाभ का पूछा नहीं, दोनों में से एक ही होगा ना। अगर हम लोग कोई बिजनेस करेंगे तो उसको लाभ होगा या तो हानि होगी ना। तो पहले हमको पता करना यस है सर। लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो इसमें हमको क्या हुआ, लाभ हुई कि हानि हुई सवाल में? सर हानि हुई। हानि हुई तो हम लोग प्रतिशत हानि निकालेंगे। एक ही हो सकता है ना, या तो हानि हो ओके सर। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो परसेंटेज लॉस निकालेंगे, और अगर हानि होगी तो अगर फायदा होगा तो फायदा लाभ का निकालेंगे हम लोग। दोनों 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 पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओके सर। फॉर्मूला दोनों का एक ही है। जहाँ पे लाभ लिखा रहेगा वहां पे हानि आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है बस। ठीक है, ओके सर। और ठीक है मोहम्मद? सर, थैंक यू। वेलकम। मोहम्मद भाई को डाउट है? जया, जया प्रजापति। सर हाँ बोलो। सर हाँ दूसरे का स्क्रीनशॉट लेना था, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो स्क्रीनशॉट लेने को नहीं हुआ था। तो बाद में ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ठीक है, हाँ और कौन? प्रीति। हेलो, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने बोला वो जो था ना 90% निकालेंगे 1200, बोलो। आपने बोला था 90% निकालेंगे 1200 का, हाँ, तो अरे सवाल 120 आएगा। सवाल सवाल नंबर तो बोलो पहले जरा। फर्स्ट वाला सर, सर फर्स्ट वाला जो आप बताए 5 का, हाँ फर्स्ट वाला बताया ना सर। 120 बचत थी, तो आपने हाँ बोला हाँ, पूरा सॉल्व कर लिया, तो बोला 1200 का 90% निकालेंगे तो 120 आएगा। जितना जितना हमारा उत्तर आएगा उसका अगर 90% खर्च कर देंगे तो जो राशि आती है उसको निकाल के 120 रुपये आना चाहिए मतलब। तो सर मैंने निकाला तो मेरा कुछ अलग ही आया, अलग आ रहा है 1080 आया। हाँ अच्छा देखिए, चेक करने का तरीका अलग होगा, फिर वो मतलब चेक करने से तरीका बता रहा था, वो सवाल नहीं है। और उत्तर जो हमारा 1200 ही आया है, लेकिन कभी कभी तो कहीं मैच नहीं करता वो। उसका टेंशन, जो हमारा उत्तर है बराबर, उसका टेंशन नहीं है।
ठीक है, और कुछ? नो सर। सर स्क्रीनशॉट मारना है थोड़ा, किसका? थर्ड वाला और थर्ड वाला, सेकंड एक वाला। मिनट। तो उस समय नहीं मारा आपने? नहीं सर, दिख नहीं रहा था क्लियर। ये पहला सवाल है। हाँ, मार चुके हैं सर, ये मार चुके हैं। ये पांचवा। ये भी हो चुका है सर, इसके बाद वाला। ये दूसरा। हाँ, हो गया सर। ओके। नहीं, थोड़ा आगे का भी। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा कि आर्थिक नियोजन में क्या क्या देखा कि जो आर्थिक नियोजन चैप्टर है इसमें आपको क्या सब वर्डिंग प्रॉब्लम मिलेंगे, और आपको सारे वर्डिंग प्रॉब्लम खुद से 2-4 बार पढ़ के और उसको सॉल्व करना रहेगा कि हम लोग जो हमारी आर्थिक नियोजन में मेन मतलब हमें चैप्टर को सिखाने का मेन मकसद हमारा यही है कि जो हमारी इनकम होती है उस इनकम को हमें बचा के खर्च करना होता है। अगर जितना हम लोग कमाएंगे और सारा पैसा अगर खर्च कर देंगे तो उसमें हमारा नियोजन नहीं रह जाएगा, और अगर हमारे पास कुछ अलग खर्चे या मंथली में कुछ इनकम या कुछ खर्चा या अलग कुछ आ गया तो उस पैसे उस बजट हमारे पास नहीं रहेगा। तो हर काम में क्या करना है, अपने मंथली इनकम की बजट के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि कोई समस्या आएगी, कोई बीमार पड़ गया, कोई अलग खर्चा आएगा, सारे खर्चे हमारे आराम से चल सकते हैं। सारे बच्चे लोग जो हमने आज यहाँ पे पढ़ा था आर्थिक नियोजन के बारे में, सारे बच्चों को ध्यान से समझना है आर्थिक नियोजन क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको एक बार रिवाइज करनी है, और इस जो आर्थिक नियोजन हमने पढ़ा है उसको अपने लाइफ में ढाल सकते हो आप, या पेरेंट्स को बचा सकते हो, उसके बारे में प्लानिंग के बारे में क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर क्या रहे, अच्छे से चलेगा। थैंक यू बच्चों।